प्रिय छात्र एवं छात्राओं, दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद यह पहला वीडियो दिनांक 15/10/2024 को मैं प्रस्तुत नए चैप्टर को लेकर शुरू हो रहा हूं और वो शीर्षक है चैप्टर का बंगाल का नील आंदोलन का प्रथम फेज और द्वितीय है बिहार में चंपारण का नील आंदोलन राजकुमार शुक्ल। तो मैं दोनों टॉपिक्स को मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं जो आपके पीटी और मेंस परीक्षा के तमाम पीसीएस के लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ है। तो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। तो मैंने कहा कि प्रथम फेज में बंगाल का नील आंदोलन, तो बंगाल का जो नील आंदोलन है प्रथम फेज में 1859 से 1860 में शुरू हुआ। तो 1857 की क्रांति की असफलता के बाद पहला विद्रोह कौन हुआ जो एग्जाम में भी आते हैं, वो आते हैं बंगाल का नील आंदोलन, जिसका सर्वमान्य डेट है 1859 से 1860। अब बात होती है कि बंगाल में जो नील आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से। कौन सा गांव से शुरू होता है 1859 को? तो नादिया के गोविंदपुर से शुरू होता है और धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत व्यापक रूप लेते जा रहा है। और वह कहां कहां फैल गया? तो बंगाल के जैसौर, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का जैसौर, खुराना, इसके बाद मिदनापुर, चटगांव, दिनाजपुर, ढाका। फिर ध्यान से सुनिए, तो बंगाल में कहां कहां फैल गया? जैसौर, खुराना, मिदनापुर, चटगांव, दिनाजपुर और ढाका। तो बंगाल का करीबन मैक्सिमम क्षेत्र को यह प्रभावित कर लिया और तब सरकार को मजबूरन एक आयोग बनाना पड़ा और वो आयोग बनाया 1860 में और वो आयोग बना सिरान कटोर के नेतृत्व में। और यह आयोग सुझाव दिया कि बंगाल के जो नील रैयत है उनको कानूनी ढंग से समाधान होना चाहिए और सिरान कटोर के सुझाव पर ही सरकार मान गई इस बात को और बंगाल का जो नील की रैयत थे उसको काफी सुविधा दी गई। इसके बाद यह जो बंगाल का नील आंदोलन जो व्यापक फैला, इसमें दीनबंधु का नील दर्पण में इसको दिखाया गया है जो एग्जाम में क्वेश्चन आती है। इसके बाद बंगाल के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी जो हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, उन्होंने भी बंगाल की रैयत का जो समर्थन किया। तो मैं यह छोटा सी बात थी जो बंगाल का नील आंदोलन में प्रथम भाग को बताया। अब इसका व्यापक रूप है चंपारण का नील आंदोलन जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो ध्यान पूर्वक सुनिए कि 1917 में बिहार के चंपारण जो है, चंपारण का नील आंदोलन, जिस आंदोलन को हम लोग 3 कठिया व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, 1917 में चंपारण का नील आंदोलन जो 3 कठिया व्यवस्था या असली बीमार व्यवस्था भी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, सिर्फ 3 कठिया प्रचलित है, लेकिन इसका दूसरा नाम असली बीमार व्यवस्था भी है, जिसको 3 कठिया के नाम से भी जाना जाता है, असली बीमार के नाम से जाना जाता है। मैं फिर थोड़ा डिटेल से बताऊंगा असली में होता क्या है। अब बात होती है कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, पूरी महंगाई चरम पर हो जाती है और यह जो नील है उसी बीच ब्रिटेन में व्यापक रूप से उद्योग धंधे फैल जाते हैं और यह जो नील का जो मांग है वहां के उद्योग धंधे में काफी हो जाती है। तो मजबूरन जो यूरोपीय कंपनी थी, जितनी कंपनी थी, वो प्रथम उसका जो व्यवसाय था वो नील ही था। जब यूरोपीय कंपनी आई तो वो नील की खेती बड़ी पैमाने पर शुरू करवाया, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो और स्वीडिश हो। चूंकि औद्योगिक घराने में नील की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी रासायनिक रंग के रूप में और इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा नील की खेती बिहार के चंपारण में होती थी। तो इसीलिए यह विवश होकर नील की खेती ये लोग करवाते थे। अब बात होती है कि इसी बीच क्या हो गया कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पहला देश है जो विश्व में कृत्रिम नील बनाया और सस्ते दाम में मिलने लगा। तो जर्मनी क्या कृत्रिम नील की मांग बढ़ गई, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी कूद गया
और जर्मनी का कृत्रिम नील आना बंद हो गया, तो बिहार के चंपारण की नील की मांग काफी बढ़ गई और उसकी कीमत की लागत काफी बड़ी होती थी। चंपारण का जो कृत्रिम नील का जो भाव होता था वो 234 रुपये प्रति मन होता था, और करीबन जो चंपारण का जो नील था उसका 800 रुपये प्रति मन मांग बढ़ गया, और विवश होकर मजबूरन होकर जो अंग्रेज जो है चंपारण के किसान का 3 कठिया व्यवस्था के तहत शोषण करने लगे, क्योंकि उसकी मांग 4 गुना बढ़ गई, यानी 800 रुपये प्रति मन करीब बढ़ गया उद्योग के घराने में। तो यह जो 2 व्यवस्था आया, एक व्यवस्था आया जिरात व्यवस्था और दूसरा व्यवस्था आया असली बीमार व्यवस्था, जिसको 3 कठिया व्यवस्था भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो जिरात व्यवस्था में क्या होता था कि अंग्रेज अपनी जमीन पर अपने ही पैसे से किसान को नील की खेती करवाते थे, और यह व्यवस्था जिरात व्यवस्था है, यह व्यवस्था उतना प्रचलित नहीं हो पाया। अब दूसरा जो व्यवस्था है 3 कठिया व्यवस्था, जिसको असली बीमार व्यवस्था कहते हैं। किसान के ही जमीन यानी 20 कट्ठा की जमीन पर 3 कट्ठा किसान की ही जमीन पर किसान को मजबूरन 20 से 25 साल तक एग्रीमेंट कर लिया जाता था, और उसको कम भाव पर जो 20 से 25 साल तक उसको नील को देना पड़ता था अंग्रेज को, जिससे किसान की उर्वरता शक्ति जो जमीन थी वो भी बेकार हो रही थी, और वो जो है उसका जमीन भी उसके हाथ से निकल रहा था और उसको दाम भी उतना नहीं मिल पा रहा था, तो किसान का काफी शोषण हो रहा था 3 कठिया व्यवस्था के तहत। अब यह 3 कठिया व्यवस्था जहां पर है चंपारण में, वहां के एक गांव है सतवरिया, और वहां पर है राजकुमार शुक्ल का घर। तो राजकुमार शुक्ल इस पर आवाज उठाया, और बेलवा कोठी के थाना प्रभारी हैं एमबी मेनन, यह काफी अत्याचार और क्रूर व्यक्ति था। यह जब भी कोई शिकायत लेके आता था उसको जेल में किसान को बंद कर देता था। राजकुमार शुक्ल भी इस पर आवाज उठाए, थाना प्रभारी से मिले, मेनन से मिले, और उसको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बाद में बेल के आधार पर मोतिहारी के धरणीधर प्रसाद और गोरख प्रसाद उसको जेल से निकलवाए, और निकलवाने के बाद सुझाव दिया गया कि यह जो शोषण है इसको पूरा भारत के लोग जाने, और भारत के जो सबसे लोकमान्य नेता है उसमें महात्मा गांधी तक की आवाज पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए वह राजकुमार शुक्ल कानपुर गए, और कानपुर से प्रताप एक पेपर छपता था, अखबार छपता था, और उस प्रताप के जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इस समस्या को सुनने के बाद अविलंब बोले कि मैं इसको छापूंगा, और वो छापे दूसरे ही दिन चंपारण में अंधेरा शीर्षक नाम से छापे। समूचा भारत के लोग अवगत हुए कि चंपारण की 3 कठिया व्यवस्था के तहत वहां के किसान का शोषण हो रहा है, और तब राजकुमार शुक्ल, धरणीधर प्रसाद, हजारों किसान रैयत चंपारण के जो है 26 से 30 दिसंबर 1916 में लखनऊ का जब महासम्मेलन हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था, ये लोग वहां पहुंचे बहुत उम्मीद के साथ, और उस सम्मेलन में युवा नेता लोकमान्य तिलक भी मौजूद थे। राजकुमार शुक्ल ने आवाज दिया महात्मा गांधी को कि चंपारण में किसान का शोषण हो रहा है, आप वहां पर आइए और वहां के अवगत होइए, आपसे अनुग्रह विनम्र करता हूं, विनम्र निवेदन है मेरी। तो महात्मा गांधी बोले कि मैं चंपारण निश्चित आऊंगा, और महात्मा गांधी अपने वचन के अनुसार 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता होते हुए पटना पहुंचे। रात्रि विश्राम यहाँ पर मजरूल हक यहाँ रुके हुए थे, और यहाँ के बाद वो प्रस्थान मुजफ्फरपुर की ओर पर गए। मुजफ्फरपुर के एलएस लंगर सिंह कॉलेज में वो रुके, और लंगर सिंह कॉलेज के कई छात्र उनको महात्मा गांधी को घेर लिए। रात्रि में विश्राम करने के बाद कॉलेज में जब सुबह हुआ तो वहां पर एलएस कॉलेज के कई छात्र कुएं के पानी से महात्मा गांधी को नहलाया। जब महात्मा गांधी तैयार हो गए तो एलएस कॉलेज के कई छात्र, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, विश्वकिशोर प्रसाद भी थे, जेपी कृपलानी भी थे, महादेव व्यवसाय भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, कई बिहार के जो है मजरूल हक भी थे, कई गणमान्य लोग जो है मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की ओर प्रस्थान किए। और मोतिहारी में उस समय तिरहुत के कमिश्नर मार्शेट थे,
13 अप्रैल 1917 को तिरहुत के कमिश्नर मार्शेस से जब गांधी मिले तो महात्मा गांधी को बोला कि आप बाहर के लोग हैं, आपके आने के बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा जाएगी, पूरा स्थिति गड़बड़ा जाएगी, इसलिए अविलंब आप मोतिहारी को छोड़िए। महात्मा गांधी बोला आप किसी भी सूरत में आपको जो करना है कीजिए, मैं पूरे चंपारण के गांव का दौरा करूंगा। और सैकड़ों की संख्या में महात्मा गांधी अपनी अनुयायी के साथ गांव के हर रैयत से मिले और उससे अवगत हुए उसकी समस्या से। तब महात्मा गांधी इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं भारत में एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन छोड़ दूंगा, किसान की शोषण हो रही है। इसी बीच क्या हुआ कि बिहार जो सरकार ये जानती थी कि महात्मा गांधी आंदोलन छेड़ देंगे, तो उस समय बिहार के उपराज्यपाल एल्बर्ट गेट थे, महात्मा गांधी को बुलाया और बुलाने के बाद सुझाव के तहत एक समझौता हुआ और वो समझौता में चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी बनी और जिसके सदस्य बनाए गए महात्मा गांधी। और इस कमेटी के आधार पर ही 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम बना और इसी अधिनियम के तहत 3 कक्षिया व्यवस्था को समाप्त किया गया। महात्मा गांधी का यह भारत में पहला सफल आंदोलन हुआ और इसी सफलता को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। लेकिन आंध्र प्रदेश के किसान नेता एम जी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। और यह भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको लेकर 3 कक्षिया व्यवस्था को लेकर आज बताया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट में मिलता हूं।